नमस्कार, आदाब। ऑनलाइन टीचिंग अड्डा यूट्यूब चैनल के देखने वाले तमाम दर्शकों को झारखंडी जोहार। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि झारखंड विधानसभा 2024 चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है और इसी स्थिति में हर राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी मैनिफेस्टो जारी करती है। उसी के बीच में जयराम की जो पार्टी है JLKM, जो पहले जेबी केसेस के नाम से जानी जाती थी, जो कि अब JLKM बन चुकी है। तो जयराम के द्वारा भी उनके पार्टी के द्वारा मैनिफेस्टो घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है और किन किन बातों को जो है मैनिफेस्टो में घोषणा पत्र में रखा गया है, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा, ये सारी बातें जो है मैनिफेस्टो में कही गई है। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टियां मैनिफेस्टो रिलीज करती है, जारी करती है, उनमें से सबसे अच्छा जो मैनिफेस्टो लग रहा है तो जयराम की जो पार्टी JLKM है उसी की मैनिफेस्टो लग रही है, क्योंकि इसमें जो है लगभग 98% जो झारखंड के प्रमुख मुद्दे हैं उनको जोड़ा गया है। ये सबसे अहम बात है। झारखंड के जो प्रमुख प्रमुख मुद्दे हैं उसको सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है इस मैनिफेस्टो में और इसी मुद्दे के तहत जयराम की जो पार्टी है JLKM चुनाव लड़ने वाली है। तो इन मैनिफेस्टो में क्या क्या बातें कही गई है, तमाम तरीके के जो मुद्दे रखे गए हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। टोटल जो है इस मैनिफेस्टो में 75 मुद्दों को रखा गया है, 75 पॉइंट को जोड़ा गया है और ये 75 पॉइंट क्या क्या है इस तमाम डिस्कस करेंगे हम लोग। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, काफी मजेदार होने वाला है। और जो 75 मुद्दे हैं उनमें से जो खास मुद्दे हैं उसको सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर 75 को हम लोग डिस्कस करेंगे तो वीडियो का लेंथ काफी ज्यादा हो जाएगा। तो टोटल देख सकते हैं 75 मुद्दों को जोड़ा गया है और तमाम तरीके के जो मुद्दे हैं वो झारखंड के कल्याणकारी मुद्दे ही हैं। और उनमें से जो है जयराम की पार्टी द्वारा 10 प्राथमिकताएं जो है जारी कर दी गई है। अगर झारखंड में JLKM की सरकार बनती है, जयराम की सरकार आती है, तो सबसे पहले जयराम की 10 कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिसपे जयराम की पार्टी काम करने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग जो है 10 प्राथमिकताएं जो है जयराम के द्वारा रिलीज की गई है, जारी की गई है इस घोषणा पत्र में, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो मैनिफेस्टो में जोड़ा गया है पॉइंट उसको हम लोग भी देखने का काम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है 10 प्राथमिक मुद्दे क्या क्या इस घोषणा पत्र में कहा गया है जयराम के द्वारा और जयराम की पार्टी के द्वारा। तो देख सकते हैं झारखंड की जनता को समर्पित हमारी 10 प्राथमिकताएं, ठीक है। झारखंड की जनता को जो है जयराम की पार्टी के द्वारा 10 प्राथमिकताएं ऐसी बताई गई है, जो कि झारखंड सरकार में अगर आती है जयराम की पार्टी तो सबसे पहले ये 10 मुद्दे पे ही काम करेगी जयराम की पार्टी। तो पहला क्या है, खतियान आधारित स्थानीय नीति व नियोजन नीति बनाई जाएगी। ये तो काफी प्रज्वलित मुद्दा है झारखंड का और ये काफी लंबे समय से ये आंदोलन भी चल रहा है कि झारखंड में खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनाई जाए, क्योंकि जब तक खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति नहीं बनाई जाएगी झारखंड में, तब तक यहाँ के जो पढ़ने लिखने वाले जो बच्चे हैं, यहाँ के जो स्टूडेंट है, उसकी भलाई नहीं हो सकती है। तो पहला प्राथमिकता क्या है जयराम की कि खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनाई जाएगी। ये तो बहुत अच्छा पहल है, ये बहुत ही अच्छी पॉइंट को जो है इन्होंने मेंशन आउट किया है। दूसरा क्या है, प्रभावित रैयतों के हितों की रक्षा के लिए विस्थापन, मुआवजा और नियोजन की स्पष्ट नीति होगी। जैसे देखते होंगे कि CCL BCCL के द्वारा रैयतों को क्या किया जाता है, विस्थापित किया जाता है, उसको सही से मुआवजा नहीं दिया जाता है और उसके जगह पे सही नियोजन नीति ना ला करके उसे नौकरी भी नहीं दिया जाता और उसकी जो जमीन होती है उसको लूट लिया जाता है और जितना हक मिलना चाहिए उसको नहीं मिल पाता है। तो ऐसे प्रभावित रैयतों के हित की रक्षा के लिए जयराम की जो पार्टी होगी, अगर चुनाव में जीतती है, सरकार बनती है, तो सबसे पहले विस्थापन, मुआवजा और नियोजन की जो नीति है उसको स्पष्ट करने का काम करेगी। तीसरा बातें कहा गया है, आउटसोर्सिंग को समाप्त करते हुए जिला स्तर पर स्थानीय बेरोजगारों की बेहतर मानदेय पर नियुक्ति होगी। आउटसोर्सिंग को क्या किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा और जिला स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे स्थानीय बेरोजगारों की बेहतर मानदेय पर नियुक्ति होगी। और जो स्थानीय बेरोजगार होंगे, जो काम करने की इच्छुक रखते होंगे, जो बेरोजगार होंगे, काम नहीं मिल पा रहा होगा, तो इस स्थिति में क्या होगा, जिला स्तर पर स्थानीय बेरोजगारों की बेहतर मानदेय पर नियुक्ति की जाएगी। ये भी अच्छी पॉइंट बात की गई है जयराम के द्वारा। चौथा जो बात है, राज्य में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए ACB टीम का जिला एवं प्रखंड स्तर पर प्रतिनियुक्ति होगी। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि झारखंड के हर ब्लॉक में, झारखंड के हर क्षेत्रों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है,
तो उसको रोकने के लिए, उसको नियंत्रण करने के लिए जयराम की पार्टी के द्वारा एसीबी टीम का गठन किया जाएगा और जिला और प्रखंड स्तर पर गठन किया जाएगा ताकि भ्रष्टाचार को झारखंड से हटाया जा सके। पांचवा बातें कहा गया है सेविका सहायिका। सेविका सहायिका कहाँ पे अपना योगदान देती है? आंगनबाड़ी में देती है। तो लोगों के लिए भी जो है बातें कही गई है इस घोषणा पत्र में। आंगनबाड़ी की जो सेविका सहायिका, रसोईया, कृषि मित्र, जल सहिया, स्वास्थ्य सहिया, वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के मानदेय में बढ़ोतरी होगी। ये तमाम तरीके के जो आपको दिख रहे होंगे सेविका, सहायिका, रसोईया, कृषि मित्र, ये सारे की जो मानदेय होगा वो बढ़ाया जाएगा। ये भी जो है प्रमुख प्राथमिकता होगी जयराम की पार्टी की। छठा पॉइंट कहा गया है सहायक शिक्षक, पारा टीचर एवं आंगनबाड़ी सेविका के लिए वेतनमान लागू किया जाएगा। देखिए जयराम की जो मैनिफेस्टो जारी की गई है, घोषणा पत्र, उसमें बहुत अच्छे बातें कही गई है और लगभग झारखंड के जो बेसिक मुद्दे हैं, जो मूलभूत मुद्दे हैं जिससे झारखंड की कल्याण होगी, उसमें से जो है लगभग 90% मुद्दों को अपने घोषणा पत्र में जोड़ा गया है। ये तो काफी अच्छा संदेश है, काफी अच्छे मुद्दे के साथ जयराम की पार्टी चुनाव में उतरी हुई है। तो और इस मैनिफेस्टो में जो है बच्चे से लेकर के बूढ़े का भी जिक्र किया गया। हर तबके के जो लोग हैं, बच्चे हो या फिर बूढ़े हो, फिर नौजवान हो, फिर महिलाओं को सशक्तिकरण का भी बात कहा गया है। तो तमाम तरीके के जो वर्ग हैं, तमाम तरीके के लोगों के लिए मैनिफेस्टो में मुद्दे को जोड़ा गया है। ये काफी अच्छा साइन है। बस उम्मीद रहेगा कि जो मैनिफेस्टो में जो बातें कही गई है जयराम के द्वारा, जयराम की पार्टी के द्वारा, जीतने के बाद इन मुद्दों पे ग्राउंड लेवल पे भी काम किया जाए। सिर्फ जमीनी हकीकत में काम नहीं हो पाता है झारखंड में, सिर्फ जो है कागजी काम होता है। तो सहायक शिक्षक जो होंगे, पारा टीचर और आंगनबाड़ी सेविका के लिए भी वेतनमान लागू किया जाएगा। सातवां पॉइंट कहा गया है महिलाओं के लिए केजी टू पीजी की शिक्षा मुफ्त होगी, साथ ही सभी पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी होगा। ये बहुत अच्छी बात है, ये जो है बहुत ही अच्छा मुद्दा है, अच्छा पॉइंट को जोड़ा गया है। जो महिलाएं होगी उसको केजी से लेकर के पीजी तक पढ़ने के लिए बिल्कुल फ्री पढ़ाई होगी, एक भी पैसा नहीं लगाना होगा और सभी पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी होगी। पढ़ने के लिए सभी पंचायत में डिजिटल लाइब्रेरी भी बनाया जाएगा, उसका गठन किया जाएगा। आठवां पॉइंट है सरना धर्म कोड, पेशा कानून का समर्थन के अलावा समता जजमेंट को लागू करना प्राथमिकता होगी। सरना धर्म कोड की भी बात कही गई है, इसका भी लागू करने की जो है इस मैनिफेस्टो में जिक्र किया गया है। अगला पॉइंट है नंबर 9, छात्रों एवं छात्रियों की समस्याओं के निपटारे के लिए झारखंड छात्र आयोग का गठन किया जाएगा। छात्रों की जो समस्या है उसके समस्याओं को निपटाने के लिए, समस्याओं को दूर करने के लिए झारखंड छात्र आयोग का भी गठन किया जाएगा। झारखंड छात्र आयोग का भी गठन किया जाएगा ताकि इस आयोग के द्वारा जो छात्र है उसकी समस्याओं को दूर किया जाए। 10वां पॉइंट जो कहा गया है कुर्मी, घटवार तथा अन्य समुदाय जिनकी कई दशकों से सूचीबद्ध होने की मांग रही है, उन्हें ईडब्ल्यूएस के तर्ज पर एक नया कॉलम परिभाषित करके विशेष संरक्षण दिया जाएगा। कुर्मी, घटवार और अन्य समुदाय जिनकी जो है कई दशकों से मांग रही है कि हमें ईडब्ल्यूएस में जोड़ा जाए, ईडब्ल्यूएस के तर्ज पर ही उसे एक नया कॉलम में परिभाषित किया जाएगा। तो ये जो था झारखंड की जनता को समर्पित जयराम की 10 प्राथमिकताएं, और ये 10 प्राथमिकताएं जो होगी जयराम की प्रमुख होगी। अगर चुनाव जीतती है, सरकार में आती है, तो ये 10 पॉइंट पे सबसे पहले काम किया जाएगा। अब चलिए हम लोग जो है जो मेन बातें कही गई है मैनिफेस्टो में उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ये था 10 प्राथमिकताएं जयराम के द्वारा जो इस मैनिफेस्टो में जोड़ा गया था। अब बात करते हैं हम लोग वो 75 पॉइंट क्या क्या कहा गया है 10 के अलावा। ठीक है, जेएलकेएम का घोषणा पत्र झारखंड विधानसभा चुनाव 2024। पहला बात कहा गया है स्थानीय नीति 1932 अथवा अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार पर प्रथम 100 दिन के अंदर स्थानीय नीति लागू किया जाएगा। पहला पॉइंट है, कहा जा रहा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो सबसे पहला मुद्दा मेरा क्या होगा कि स्थानीय नीति 1932 के आधार पर, 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाई जाएगी। और अगर स्थानीय नीति जो है 1932 के आधार पर नहीं बनती है
तो लास्ट अंतिम सर्वे सेटलमेंट जो हुआ है उसके आधार पर जो है 100 दिनों के अंदर में स्थानीय नीति लागू कर दिया जाएगा। झारखंड में जो है 1932 का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो काफी पेचीदा मुद्दा है। जेएमएम भी क्या की थी, अपने विधानसभा से तो इसको पास किया था, जैसे ही लोकसभा में जाती है तो ये जो है रिजेक्ट हो जाता है ये बिल। तो 1932 को लागू करने के लिए स्टेट सरकार को भी काम करना होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इस पे सोचना होगा, तभी जाकर के हमारे झारखंड में 1932 के आधारित पर स्थानीय नीति और नियोजन नीति बन सकती है। तो इसमें कहा गया है कि 100 दिन के अंदर अगर जयराम की पार्टी बनती है तो 100 दिन के अंदर 1932 के आधार पर बनाएंगे। अगर 1932 के आधार पर स्थानीय नीति नहीं बनेगी तो अंतिम सर्वे सेटलमेंट जो हुआ है झारखंड में उसके आधार पर 100 दिनों के अंदर में हमारी जो है स्थानीय नीति लागू कर दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट कहा गया है खतियान आधारित नियोजन नीति 90-10 के फॉर्मूले को लागू किया जाएगा। जिस तरीके से जयराम इस बात को लेकर के आंदोलन भी कर रहे थे कि झारखंड में 60-40 ना चल, तो उसी को जोड़ते हुए उसका विरोध करते हुए 90-10 का फॉर्मूला को अपने मैनिफेस्टो में जोड़ा है। 90-10 का फॉर्मूला, 90-10 का फॉर्मूला क्या है, 90% जो जॉब होगा, 90% जो जॉब होगा वो झारखंडियों का होगा और 10% के जो जॉब होगा वो बाहरियों का जॉब होगा। तो ये भी काफी अच्छा पहल किया गया है झारखंडियों के लिए। अगर 90-10 का फॉर्मूला लागू हो जाता है झारखंड में तो यहाँ के जो झारखंड है पढ़ने लिखने वाले जो बच्चे हैं उसके सहयोग में, उसके हक में जो है नौकरियां आएगी और अपने घर को संवार सकेंगे, अपने भविष्य को भी उज्जवल कर पाएंगे। तो ये भी अच्छी बात कही गई है जयराम के मैनिफेस्टो में कि खतियान आधारित नियोजन नीति 90-10 के फॉर्मूले को लागू किया जाएगा। तीसरा कहा गया है, तीसरी बात कही गई है मूल रैयतों के हितों को ध्यान में रखते हुए नई विस्थापन नीति बनाई जाएगी। जो मूल रैयत है उसको ध्यान में रखते हुए नई विस्थापन नीति भी बनाई जाएगी। चौथा, पूर्वज में परियोजनाओं के द्वारा अधिग्रहित जमीन जिसका इस्तेमाल अब तक नहीं हो पाया है उसे नियमानुसार मूल रैयत को वापस कर दिया जाएगा। पांचवा है सीएनटी और एसपीटी कानून को उसके मूल स्वरूप में सख्ती से लागू किया जाएगा। सीएनटी और एसपीटी जो एक्ट है झारखंड में उसको सख्ती से लागू किया जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे झारखंड में सीएनटी एसपीटी एक्ट लागू है, उसके बावजूद भी जो है एसटी एससी की जो जमीनें हैं बेची जा रही है, दलालों के द्वारा बेधड़े से उनकी जमीनों को बेची जा रही है। तो सीएनटी एसपीटी एक्ट कानून जो होगा झारखंड में बिल्कुल सख्ती के साथ लागू किया जाएगा अगर जयराम की सरकार बनती है। तो ये बात वो अपने मैनिफेस्टो में कर रहे हैं। छठा पॉइंट क्या कहा गया है, राज्य गठन की तिथि से सरकार द्वारा नियोजित कर्मियों के कागजात में कमी एवं फर्जी स्थानीय प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति की समीक्षा होगी। और झारखंड में कई ऐसे भी मुद्दे आप देखे होंगे न्यूजों में, पत्र के माध्यम से आप लोगों को देखने सुनने को मिलता होगा कि बहुत सारे जो बाहरी कैंडिडेट होते हैं वो फर्जी स्थानीय प्रमाण पत्र बना लेते हैं झारखंड का और उसी फर्जी कागजात के आधार पर झारखंड में नौकरी पा लेते हैं और नौकरी करते हैं। जयराम का कहना है कि अगर मेरी सरकार आती है तो स्थानीय प्रमाण पत्र के आधार पर जो नियुक्ति हुई है और जो फर्जी कैंडिडेट है उसकी भी समीक्षा की जाएगी। ये भी अच्छा पहल है, इससे जो है चोरी रुकेगी। सातवां पॉइंट कहा गया है उपायुक्त यानी डीसी, जिला विकास पदाधिकारी एवं श्रम अधीक्षक के 3 सदस्यीय कमेटी के द्वारा स्थानीयता के आधार पर और डीएमएफटी के तर्ज पर सम्मानजनक मानदेय पर नियुक्ति होगी तथा चरणबद्ध तरीके से आउटसोर्सिंग को समाप्त किया जाएगा। ठीक है, यह भी बहुत अच्छा पहल किया गया है, बातें कही गई है। जितने भी पार्टियां अब तक मैनिफेस्टो जारी कर चुकी है, चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, उनमें से जो जेएल केम की जो मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र है, वो काफी अट्रैक्टिव, काफी प्रभाव छोड़ने वाला है और ये झारखंड के लगभग 90% मुद्दों को सम्मिलित करने का काम किया है। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट कहा गया है खतियानी स्थानीय संवेदकों को निबंधन व कार्य आवंटन में प्राथमिकता दिया जाएगा। जो खतियानी होंगे उसको निबंधन व कार्य आवंटन में उसको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पे बेसिकली खतियान की बात की जा रही है। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट कहा गया है पॉइंट नंबर 9, सिंचाई हेतु प्रखंड स्तर पर लघु सिंचाई योजना स्थापित करते हुए खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि झारखंड में जो सिंचाई की जो समस्याएं हैं वो काफी
प्रमुख मुद्दे हैं झारखंड के। झारखंड के कई ऐसे क्षेत्र है जहां पे सिंचाई नहीं होने की वजह से, सिंचाई सुविधा नहीं होने की वजह से जो किसान है वो अपने खेतों पर किसानी का काम नहीं कर पाते हैं। तो ये भी काफी अहम मुद्दा था जिसपे उजागर किया गया, पॉइंट रखा गया है जयराम के द्वारा। अगला पॉइंट है प्रगतिशील किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष सम्मान योजना की शुरुआत पंचायत स्तर पर की जाएगी। अगला पॉइंट कहा गया है पॉइंट नंबर 11, सरकारी एवं प्राइवेट बैंक के सहयोग से महिला समूहों, बड़े एनजीओ व स्थानीय उद्यमियों को कर्ज मुहैया करवाया जाएगा। सरकारी और प्राइवेट बैंक से जो महिला ग्रुप होंगी और जो बड़े बड़े एनजीओ है जो जनता के कल्याण के लिए काम करते हैं, तो वैसे एनजीओ को, महिला ग्रुप को सरकारी और प्राइवेट बैंक से लोन दिलाने का भी काम करवाया जाएगा। अगला है भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हेतु एंटी करप्शन पॉलिसी के तहत सभी जिला और प्रखंड मुख्यालय में ACB की टीम तैनात की जाएगी। भ्रष्टाचार जैसा कि चरम सीमा पे है झारखंड में, तो उसको नियंत्रण करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक एंटी करप्शन पॉलिसी भी बनाई जाएगी और एंटी करप्शन पॉलिसी के तहत जिला और प्रखंड मुख्यालय में ASB की जो टीम होगी गठित की जाएगी और इस टीम का जो काम होगा वो भ्रष्टाचार पर कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। अगला पॉइंट कहा गया है राज्य ऊर्जा नीति के तहत ग्रामीण स्तर पर बिजली संरचना को मजबूत करते हुए सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा। यानी सौर ऊर्जा जो है उसको प्रमोट किया जाएगा, बढ़ावा किया जाएगा। जो ग्रामीण स्तर पर जो बिजली की जो स्ट्रक्चर है, ग्रामीण स्तर पर अभी भी कई ऐसे क्षेत्र है झारखंड के जहां पे बिजली की जो सुविधाएं है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी अच्छा नहीं हो चुका है, डेवलप नहीं हो चुका है, तो उसको डेवलप करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला है कैलेंडर बनाकर प्रत्येक साल जेपीएससी परीक्षा आयोजित की जाएगी। ये बहुत अहम बात है। जेपीएससी की जो परीक्षा होगी कैलेंडर जारी कर करके, बना करके हर साल जेपीएससी की परीक्षा आयोजित की जाएगी। जैसा कि आप लोगों को पता होगा जेपीएससी जब से हो रही है, हर एग्जाम जेपीएससी का विवाद में रहता है और एक बार जेपीएससी होने के बाद बच्चों को काफी लंबे समय का इंतजार करना पड़ता है। ऑन एवरेज 5 से 6 साल तक जो है बच्चों को, तैयारी करने वाले बच्चों को जेपीएससी की जो वैकेंसी आती है उसका इंतजार करना पड़ता है। तो इस स्थिति में जयराम की अगर पार्टी आती है तो उसके द्वारा कहना यह है कि कैलेंडर बनाकर प्रत्येक साल जेपीएससी परीक्षा आयोजित की जाएगी। ये काफी अच्छा पहल है, काफी अच्छा बातें जो है जोड़ा गया है इस मैनिफेस्टो में। अगला पॉइंट है गरीबों के लिए शिक्षा एवं कृषि ऋण की व्यवस्था 0% ब्याज पर होगी। गरीब के लिए जो शिक्षा और कृषि ऋण होगा, ठीक है, कृषि लोन और शिक्षा जो लोन होगा वो 0% पे मुहैया करवाया जाएगा ताकि जो किसान लोग हैं वो ऋण लेकर के भी अपने खेती बाड़ी का काम कर सके, अपने फसल को उपजा सके और जो गरीब तबके के जो बच्चे हैं वो लोन लेकर के भी अपनी शिक्षा को पूरा कर सकते हैं और अपने सपनों के पंख को उड़ान दे सकते हैं। ये भी बात कही गई है। सेविका, सहायिका, रसोईया ये तो बता देते कि 10 प्रमुख प्राथमिकताएं हैं जयराम की, इनमें से जो है ये भी एक प्रमुख प्राथमिकताएं हैं कि इन लोगों का जो है मानदेय बढ़ाया जाएगा। अगला पॉइंट कहा गया है प्रखंड स्तर पर सरकार एवं सीबीएसई स्कूल का निबंधन व संचालन करेगी। प्रखंड स्तर पर सरकार एक सीबीएसई स्कूल और निबंधन का संचालन करेगी, सरकार के द्वारा जो है ये चलाया जाएगा। अगला पॉइंट है सरकारी और निजी संस्थानों के साथ मिलकर प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज, तकनीकी कॉलेज, बीएड और नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। ये भी अच्छा बात कहा गया है कि सरकारी और निजी संस्थानों के साथ मिल करके प्रत्येक जिले में, झारखंड के जो भी 24 जिले हैं उनमें से हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज, एक टेक्निकल कॉलेज और एक जो है बीएड कॉलेज और एक जो है आपका नर्सिंग कॉलेज खोला जाएगा। तो ये भी काफी अच्छा है। हर जिले में अगर इस तरीके के जो कॉलेज खोले जाएंगे तो उस जिले में जो रहने वाले छात्र होंगे उसको बाहर जाकर के पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं होगी, उसकी जो गुणवत्ता वाले जो शिक्षा होगा वो अपने जिले में ही रहकर पूरा कर पाएंगे। तो ये भी काफी अच्छा पॉइंट कहा गया है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छी मुद्दे को रखा गया है।
परीक्षा में कदाचार को रोकने के लिए निरोधक उपाय करते हुए यथासंभव परीक्षाओं को ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। बातें कही जा रही है कि जो भी परीक्षाएं होगी ऑनलाइन आयोजित होगी ताकि परीक्षा में भ्रष्टाचार को रोका जा सके, परीक्षा में जो कदाचार होती है, जो चोरी होती है, सीटों को जो फेर बिक्री होती है, उसको रोकने के लिए ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन एग्जाम लिया जाए या ऑफलाइन लिया जाए, अगर सरकार की नीयत में ही खोट है तो सीटें जरूर बेचेगी, चाहे ऑनलाइन तरीके से एग्जाम करवाया जाए या ऑफलाइन तरीके से करवाया जाए। जो सेटर्स लोग जो होते हैं, जो जो सीट बेचने वाले जो माफिया होते हैं, वो हर तरीके से जो है सेट कर लेते हैं सरकार के साथ मिलकर के, चाहे एग्जाम ऑनलाइन किया जाए या फिर ऑफलाइन किया जाए। इस पे रोकने का एक बेहतर उपाय है कि सरकार को 100% क्या होगा, जो जो दलाल लोग होते हैं, जो सेटर लोग हैं, जो माफिया बैठे हैं, उसको पकड़ करके कड़ा से कड़ा कानून से सजा देना होगा उन लोगों को, तभी जाकर के जो है पेपर की चोरी रुक सकती है। चाहे सिर्फ ऐसे नहीं रुकेगा कि ऑनलाइन एग्जाम करवा दिया, ऑफलाइन एग्जाम करवा दिया, इससे नहीं रुकेगी जब तक सरकार एक अच्छी नीति के तहत एक अच्छा कानून बना करके सेटर लोग को जब तक नहीं देगी कड़ी से कड़ी सजा, तब तक ये जो है रुकने वाला नहीं है। अगला है पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि के लिए नियमावली बनाई जाएगी। पंचायत प्रतिनिधियों जैसे मुखिया हो गया, वार्ड सदस्य हो गए, उसके बाद पंचायत समिति सदस्य, इन लोगों की जो मानदेय है उसमें वृद्धि करने के लिए एक नियमावली भी बनाई जाएगी। अगला है किसानों, पशुपालकों एवं मछली पालकों के लिए प्रखंड स्तर पर नियमित प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। किसानों के लिए, पशुपालक, मछली पालक के लिए ब्लॉक लेवल पे ट्रेनिंग की व्यवस्था भी की जाएगी ताकि ट्रेनिंग करके बच्चे पशुपालक भी कर सकते हैं और मछली पालक भी कर सकते हैं और अपनी जीविका को चला सकते हैं। उसके लिए बेहतर प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, इसीलिए ब्लॉक स्तर पे, प्रखंड स्तर पे एक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। अगला है मनरेगा को भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी और प्रभावी रूप से संचालित किया जाएगा। कल कारखानों में कामगारों के हितों की रक्षा के लिए श्रम कानूनों में उचित संशोधन किए जाएंगे। कल कारखाने में जो देखते होंगे झारखंड के जो मजदूर होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, उसको काफी ज्यादा शोषण किया जाता है और उसके मानदेय काफी कम होते हैं। तो कारखाने में काम करने वाले जो होते हैं उनके हितों की रक्षा के लिए लेबर एक्ट बनेगा, श्रम कानून बनेगा और उसमें जो बना हुआ है उसमें संशोधन भी किया जाएगा ताकि जो है कल कारखाने में, फैक्ट्रियों में काम करने वाले जो मजदूर है उसके रक्षा को, उसके हितों को रक्षा किया जा सके, बचाया जा सके। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट मैनिफेस्टो में क्या क्या बातें कही गई है। अगला क्या गया, संगठित और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों के लिए ट्रेड यूनियन का गठन किया जाएगा। हमारी पार्टी आदिवासियों के सरना धर्म कोड का समर्थन करते हुए लागू करवाने का प्रयास करेगी। यानी सरना धर्म कोड जो है जयराम की पार्टी उसको समर्थन कर रही है और उसको लागू करने की भी प्रयास करेगी। पेशा कानून 2006 को लागू करवाना हमारी प्राथमिकता होगी। पेशा कानून जो है, पेशा एक्ट 2006, उसको भी लागू करवाने के लिए जो है प्राथमिकता होगी जयराम की पार्टी, जेएलके की। आदिवासियों के सरना, मसना, जाहिर स्थान और हटगरी जैसे धार्मिक स्थानों को चिन्हित कर उन्हें संरक्षित किया जाएगा। झारखंड में समता जजमेंट को लागू करना भी इसकी प्राथमिकता होगी। आगे बात करते हैं जो प्रमुख मुद्दे हैं पलायन का। झारखंड का जो प्रमुख मुद्दा है पलायन का, एक जो मजदूर होते हैं अपने राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्य जाते हैं अपनी जीविका चलाने के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए। तो झारखंड की सबसे समस्या एक बड़ा रहा है पलायन, तो इस पे भी रोकने की बात कही जा रही है। उस पे भी जो है इस बात का चर्चा किया गया है। तो जो प्रवासी मजदूर होते हैं उसके परिवारों के संरक्षण के लिए प्रवासी मजदूर बीमा योजना लागू किया जाएगा। ये काफी अच्छा पहल है, काफी अच्छा पॉइंट को जोड़ा गया है कि जो प्रवासी मजदूर होते हैं उसके परिवार को देखने के लिए कोई नहीं होता है। उसका अगर बेटा है, एक बेटा है, दो बेटा है, तो मजदूर करने के लिए बाहर जाता है प्रवासी बन करके। तो उस स्थिति में जो प्रवासी मजदूर के जो परिवार है उसके संरक्षण के लिए, बचाव के लिए प्रवासी मजदूर बीमा योजना लागू किया जाएगा।
नेक्स्ट है सभी आवास योजना जैसे इंदिरा आवास, पीएम आवास एवं अभुआ आवास में मुफ्त बिजली का प्रावधान करते हुए सौर ऊर्जा की सुविधा दी जाएगी। जैसे इंदिरा आवास, पीएम आवास और अभुआ आवास जो झारखंड सरकार के द्वारा दी जाती है, इन सारे आवासों में फ्री बिजली का प्रावधान किया जाएगा। फ्री बिजली इन आवासों में दिया जाएगा और सौर ऊर्जा की भी सुविधा दी जाएगी। आगे बात करते हैं वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन एवं विकलांग पेंशन की राशि 1000 से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दी जाएगी। तो देख सकते हैं इस मैनिफेस्टो में छोटे बच्चे से लेकर के पढ़ने वाले बच्चे से लेकर के बूढ़े तक के बारे में भी सोचा गया है और उनके बातों को रखा गया है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन जो कि अभी झारखंड सरकार के द्वारा 1000 रुपये दिया जाता है, तो इस योजना के तहत 1000 रुपये से बढ़ा करके ऐसे लोगों को 2000 रुपये पेंशन देने का काम करेगी। अगर जयराम की पार्टी सरकार में आती है तो ये बात वो अपने मैनिफेस्टो में कर रहे हैं। अगला बात है खेल को बढ़ावा देने के लिए विशेष खेल प्रोत्साहन योजना की शुरुआत होगी। झारखंड में खेल की जो भावना है, खेल को प्रमोट किया जा सके, बढ़ाया जा सके, उसके लिए भी विशेष खेल प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की जाएगी। अगला है कि जो प्राइवेट विद्यालय हैं, तो प्राइवेट विद्यालय शुल्क नियामक बोर्ड का गठन करते हुए हर 2 साल में शुल्क की समीक्षा की जाएगी। ये भी काफी है। आजकल जो प्राइवेट जो स्कूलें जो चलाई जा रही है झारखंड के अंदर में, तो मनमाने तरीके से बच्चों के पिता से, गार्जियन से मोटे रुपये जो है फीस के तौर पे वसूला जा रहा है। अगला है गैर मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के संचालन के लिए मान्यता की शर्तों को लचीला बनाया जाएगा। प्रत्येक पंचायत में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। ये जो है जयराम की 10 प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है कि हर पंचायत में, झारखंड के हर पंचायत में एक डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी ताकि बच्चे उस पर अच्छे से पढ़ सके। अगला है स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए प्राइवेट अस्पतालों के संदर्भ में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की समीक्षा की जाएगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से राज्य में संचालित उद्योगों को प्रदूषण मानकों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। ये सारे जो है मुद्दों को डिस्कस किया गया है और मैनिफेस्टो में जो है जोड़ा गया है। एक बात कही जा रही है नंबर 45 में देख सकते हैं, जो गैर मजरूवा जमीन होता है जिसे जीएम लैंड कहा जाता है, तो गैर मजरूवा जमीन की बंदोबस्ती और मालगुजारी रैयतों के हित को देखते हुए तय की जाएगी तथा उक्त जमीनों को गैर कानूनी दखल से मुक्त कराया जाएगा। जो गैर मजरूवा जमीन होती है उसकी बंदोबस्ती और मालगुजारी रैयतों के हित के देखते हुए तय की जाएगी और उन सारी जमीनों को गैर कानूनी जो दखल दिए हुए उससे आजाद करवाया जाएगा, मुक्त करवाया जाएगा। जो गलत तरीके से जमीन जो है गैर मजरूवा जमीन को कब्जा किए हुए उसको जो है उसके दखल से मुक्त कराया जाएगा। झारखंड में उपलब्ध बड़े जलाशयों में वृहद मछली पालन योजना का भी संचालित किया जाएगा। इस योजना का भी बात की जा रही है। डीबीसी, बीसीसीएल और कोल इंडिया का मुख्यालय हस्तांतरित करके बोकारो या धनबाद लाने का प्रयास किया जाएगा। जैसे देख सकते हैं सीसीएल, बीसीसीएल का जो हेडक्वार्टर कहाँ पे, कोलकाता में है। तो कहा जा रहा है कि इनकी जो मुख्यालय है उनको ट्रांसफर करके बोकारो या धनबाद में लाने के प्रयास किया जाएगा। अगला है छात्रों की समस्या को समय पर निपटाने के लिए झारखंड छात्र आयोग का भी गठन किया जाएगा ताकि झारखंड की जो समस्याएं हैं छात्रों की उसको निपटाया किया जाए। इसी के लिए झारखंड छात्र आयोग का गठन किया जाएगा। अगला पॉइंट है परीक्षाओं के पेपर लीक या उससे जुड़ी अनियमितताओं को रोकने के लिए तकनीकी व प्रशासनिक अधिकारियों का टास्क फोर्स भी बनाया जाएगा। ये भी जो है झारखंड का काफी ज्वलंत मुद्दा है। पिछले 5-7 सालों में जो है पेपर लीक के मामले काफी बड़े हैं। तो परीक्षाओं में जो पेपर लीक से जुड़ी जो अनियमितताएं हैं, जो चोरियां हैं, उसको रोकने के लिए तकनीकी और प्रशासनिक अधिकारियों का भी टास्क फोर्स बनाया जाएगा। अगला बात कहा गया है पिछली सरकारों के ढुलमुल रवैये के कारण पिछड़ चुके छात्रों को मौका देने
के लिए चुनिंदा परीक्षाओं में उम्र सीमा भी छूट दी जाएगी। ये सारी जो है बातें कही गई है। अगला बात कहा गया है कि जो झारखंड के जो आंदोलनकारी हैं उसके पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। जो भी पेंशन अभी झारखंड के आंदोलनकारियों को मिलता है उसके पेंशन का जो रुपया है उसमें बढ़ोतरी किया जाएगा। आंदोलनकारियों के आश्रितों को तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नियुक्तियों में 5% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। जो आंदोलनकारी हैं उसके परिवारों को जो है उसके परिवार से जो जॉब करने वाले हैं उसके लिए 5% रिजर्वेशन यानी आरक्षण दिया जाएगा। आदिवासियों की शिक्षा के उत्थान के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। ये भी बात कही गई है। इस तरीके से जो झारखंड के लगभग 90% जो प्रमुख मुद्दे थे तो सारे प्रमुख मुद्दों को जेएलकेएम की जो घोषणा पत्र है उसमें जोड़ा गया है। तो ये काफी अच्छा घोषणा पत्र मान सकते हैं। उम्मीद रहेगा कि अगर झारखंड सरकार बनती है जयराम की तो इन सारे मुद्दों पे जयराम काम करेंगे और जमीनी यानी ग्राउंड लेवल पे काम करने का काम करेंगे। नहीं तो इस तरीके के जो मैनिफेस्टो होते हैं चुनाव के टाइम में जनता को प्रलोभन देने के लिए हर राजनीतिक पार्टियां अपनी मैनिफेस्टो जारी करती है, लेकिन जब जीत जाती है, जब सरकार में आती है, सत्ता में आती है तो ये सारे मैनिफेस्टो सारे किए हुए वादे भूल जाती है और एक भी काम नहीं करती है। तो आशा उम्मीद करते हैं कि जयराम जो है इन मुद्दों पे काम करेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। झारखंडी जोहार।